So hello and welcome back everyone to the second video of Elements of Company Law. Part 2 होगा ये Elements of Company Law का। तो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने बेसिक देखा था, कंपनी का मीनिंग समझा था हम लोगों ने। उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट समझा था, कंपनी समझा, फॉरेन कंपनी भी समझा। अपने को ये भी पता चल चुका था कि every company is a body corporate, but every body corporate is not a company. For example, FCI, Food Corporation of India. उसके बाद मैंने ये भी बताया कि यार जो भी कंपनी फॉरेन नाम से खुल रहा है ना, वो फॉरेन कंपनी नहीं हो जाता, ठीक है, unless it has a place of business in India. You have a company which is incorporated outside India, but you should have a place of business in India. Only then you will be considered as a foreign company. Now we also studied about nature and characteristics of a company. सबसे पहला वाला हम लोग ने कर रखे थे जो कि है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी। हम लोग ने कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के बारे में समझा, उसके बाद हम लोगों ने लिमिटेड लाइबिलिटी क्या चीज होता है वो भी समझा। अपने को ये भी पता चल चुका है कि मेंबर्स और डायरेक्टर्स का मिनिमम मैक्सिमम लिमिट्स क्या है तीनों टाइप के कंपनीज में, है कि नहीं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा परपेचुअल सक्सेशन। सभी को पता है परपेचुअल सक्सेशन है क्या चीज। तो सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं मैं कि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, तो ये समझ लो कि एक कंपनी में हेड रहते हैं, है कि नहीं, हर कंपनी का हेड्स रहता है। तो कंपनी को कौन चलाते हैं? डायरेक्टर्स चलाते हैं कंपनी को। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी का जो मालिक है ना, जो मोस्टली डायरेक्टर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज एक कंपनी खोलूं तो मैं उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनूंगा क्या? मैं ऑब्वियसली उस कंपनी का डायरेक्टर बनूंगा, राइट। तो समझो एक चीज, तो जो शेयर होल्डर्स है सर वो क्या कंपनी का मालिक नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं, वो भी कंपनी का मालिक है। समझो, वो भी कंपनी का मालिक है। जो शेयर्स खरीदते हैं ना कंपनी का, वो तो कंपनी का मालिक है ही। ओके, दे आर द ओरिजिनल ओनर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन जो डायरेक्टर रहता है उसके पास भी तो कंपनी का शेयर्स रहेगा ना भाई मेरे, कंपनी का शेयर्स रहेगा, समझे। तो और एक चीज है, एक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो अपन लोग बाद वाले सेशंस में सीखेंगे, मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल में सीखेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक वो बंदा होता है ना जो कंपनी में कोई लेन देन ही नहीं रखता, लेकिन कंपनी में रहना जरूरी है उसका, ठीक है, सो दैट कंपनी का जो मतलब वो ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हिसाब से चल रहा है कि नहीं, पब्लिक को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, वो हिसाब किताब रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दरकार होता है कि नहीं। तो अभी हम लोग बात करें परपेचुअल सक्सेशन। सिंपल बात यह है कि कंपनी का मालिक अगर किसी दिन मर जाए, कंपनी का मालिक का किसी दिन देहांत हो जाए, तो क्या कंपनी रुक जाएगा? कंपनी चलेगा कि नहीं, या फिर चलेगा? कंपनी चलेगा कि कंपनी रुक जाएगा? मुझको बताओ। कंपनी चलेगा, राइट। कंपनी को फर्क नहीं पड़ता उसको कौन चला रहा है, कंपनी अलग ही एंटिटी है। आप अगर मर जाओ, अगर मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का, मैं ओनर हूं, पकड़ लो कंपनी का, मैं ओनर, डायरेक्टर, फाउंडर, शेयर होल्डर सब हूं कंपनी का, अगर मैं मर जाऊं ना तो कंपनी रुक नहीं जाएगा, कंपनी का प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इतना तो पता है अपने को, कंपनी सेपरेट है, मेरे से कंपनी सेपरेट है, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसी का मतलब है परपेचुअल सक्सेशन। मतलब मेरे जाने के बाद ना दूसरे बंदे भी इस कंपनी को चला सकते हैं, कंपनी रुकने नहीं वाला है। हाँ, शेयर्स के प्राइस में थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है कभी कभार, मतलब ये बहुत बड़ा वाला नॉलेज है। मतलब कभी अगर आप ध्यान दोगे ना तो कभी कभार क्या हो जाता है कि बहुत मतलब रिनाउंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज रहते हैं, या फिर एम्प्लॉइज रहते हैं, ठीक है, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर डायरेक्टर। कभी कभी ऐसे सुनने में आता है कि ये डायरेक्टर ने कंपनी छोड़ दिया, ठीक है, ये कंपनी छोड़ दिया, या फिर एक चार्टर्ड अकाउंट ने कंपनी को छोड़ दिया, बहुत ही रिनाउंड, ठीक है, रिनाउंड बंदे ने इस कंपनी को छोड़ दिया। कोई भी एक रिनाउंड बंदा, एक कंपनी सेक्रेटरी, बहुत नाम कमा चुका है, लेकिन वो ये कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो पब्लिक के दिमाग में ये आता है कि यार, क्वेश्चन आता है कि यार ये बंदा छोड़ के क्यों जा रहा है, जस्टिफिकेशन क्यों नहीं दिया। और आज के कंपनी लॉ में तो ये भी मतलब नया प्रोविजन आ चुका है कि अगर कोई बंदा मतलब छोड़ के जा रहा है ना, तो आपको पब्लिकली जस्टिफिकेशन देने का दरकार है नहीं कि आप क्यों बाहर, मतलब क्यों यू आर लीविंग दी कंपनी,
ठीक है। इसके पीछे भी बहुत पॉलिटिकल हाथ है कि ये चीज लाया क्यों गया, क्योंकि मतलब पहले ऐसा होता था कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल लो, कंपनी सेक्रेटरी बोल लो, वो अगर जॉब छोड़ रहे हैं ना तो उनको मतलब रीजन देना पड़ता था क्यों छोड़ रहे हैं वो। लेकिन आज के डेट में वो हट चुका है। क्यों हट चुका है इसके लिए भी एक पॉलिटिकल रीजन है, वो हम लोग लेटर में समझेंगे, बाद में समझेंगे, ठीक है। तो मतलब ये बात है। तो अभी हम लोग क्या समझ रहे कि परपेचुअल सक्सेशन, सीधा बात ये है कि कंपनी चलता रहेगा, आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। ये हो गया आपका परपेचुअल सक्सेशन। अभी मैं एक बार मार्क करा देता हूं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लास्ट वाला पॉइंट से एकदम स्टार्ट करते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। Perpetual succession therefore means that the membership of a company may keep changing from time to time, but that does not affect its continuity. ठीक है। कंपनी का मालिक जो है ना वो चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम। अगर कंपनी का मालिक मतलब एक बंदा जो चला रहा था वो मर जाए, वो वेकेट कर जाए, वेकेट मतलब छोड़ के चला जाए, या फिर वो, ठीक है, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। कंपनी बंद नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। डज नॉट अफेक्ट इट्स कॉन्टिन्यूटी, मतलब कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। कंपनी तो बेटा कॉन्टिन्यूटी करते हुए चलते रहेगा कंपनी। अभी इधर से आओ। एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज एक्सेप्ट व्हेन इट इज वुंड अप। वुंड अप मतलब जब उसको आप बंद कर दो, कंपनी को आप खुद से बंद कर दो। जब तक आप खुद से बंद ना करो तब तक कंपनी बंद नहीं होने वाला, एज पर द लॉ। A company being a separate legal person is unaffected by death or departure of any member and remains the same entity. तो कोई भी मेंबर अगर डेथ हो जाए, डिपार्चर हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, ठीक है। Despite total change in the membership, a company's life is determined by the term of its memorandum of association. देखो अच्छे से देखो, a company's life is determined by term of its memorandum of association. इसका मतलब क्या है ये ध्यान देना होगा अपने को। यहाँ पे और एक कंपनी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। ये ऊंचा वाला नॉलेज है भाई मेरे, बहुत ही ऊंचा वाला नॉलेज है, सबको समझ में नहीं आएगा। आ जाओ समझो एक बात कि क्या बोला यहाँ पे, अ कंपनीज लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द टर्म्स ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ जी, मतलब क्या बोला कि कंपनी कितने साल जिंदा रहेगा, कंपनी कितने साल जिंदा रहेगा ये डिटरमाइन कौन करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। एक होता है एमओए, एक होता है एओए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक होता है, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी आपको जानना होगा कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या चीज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एमओए, ठीक है, एमओए, और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, ओके, एओए। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो किस रीजन के वजह से फॉर्म किया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ना भाई मेरे, वो सब लिखा होता है एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का हर एक डिटेल लिखा होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि कंपनी कैसे चल रहा है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंपनी कैसे चलेगा, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो लिखा होता है आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और कंपनी के बारे में जितना भी डिटेल्स है, जैसे कि उसके शेयर होल्ड, जैसे कि उसके डायरेक्टर्स कौन है, प्रोमोटर्स कौन है, ओनर्स कौन है, मतलब किस वजह से वो कंपनी फॉर्म हुआ है, कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है, हर कोई डिटेल किस वजह से, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कंपनी इट इज, ठीक है, ये सेक्शन 8 कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है, डोमेट कंपनी है, कौन सा कंपनी है, तो ये अपने एमओए में लिखा होता है, राइट। तो एमओए में ये भी लिखा होता है। तो समझो एक चीज, तो एमओए डिटरमाइन कैसे करता है एक कंपनी का लाइफ को डिटरमाइन कैसे करता है एमओए, समझो। एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है डोमेट कंपनी, ठीक है, डोमेट कंपनी। डोमेट कंपनी का भाई लाइफ जो होता है ना वो बस 5 साल का होता है, 5 इयर्स, 5 इयर्स का लाइफ होता है डोमेट कंपनी का।
डॉर्मेट कंपनी का। अभी ये डॉर्मेट कंपनी क्या है, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो कभी कभार आप क्या करते हो कि कोई कंपनी जो है ना वो आप खरीद लेते हो, कोई आप एक कंपनी हो लेकिन आप दूसरे कंपनी को खरीद लेते हो, ठीक है। उसके बाद उस कंपनी को मतलब आपने खरीदा अभी यूज के लिए नहीं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। आप एक कंपनी हो, आपकी कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, आपने बी लिमिटेड को खरीदा, लेकिन बी लिमिटेड को आप खरीदा अभी काम करने के लिए नहीं, इसको ना आप 2025 को आप इस कंपनी को काम चलाने वाले हो, लेकिन आपने अभी से खरीद लिया कंपनी को क्योंकि कंपनी सस्ते में बिक रहा था, आपने कंपनी को अभी के लिए खरीद लिया। तो इतना साल जो है अभी क्या चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, 2020। अभी जो 2020 से लेके 2025 तक 5 साल तक आप कंपनी को ऐसे रख दोगे, आप ऐसे रख दोगे, हाँ ठीक है आप ऐसे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुनो जो अपना कंपनी लॉ है ना वो कहता है, कंपनी लॉ कौन है, जन्मदाता, जो एक कंपनी को जन्म देता है कि नहीं, एक माँ है, एवरी कंपनीज मदर इज द कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ कहता है कि अगर आप एवे कंपनी को बिठा के रखने वाले, कोई काम दाम नहीं करने वाले, तो उसको डॉर्मेंट घोषित करो, उसको डॉर्मेंट रजिस्टर कराओ। अगर आप डॉर्मेंट रजिस्टर कराओगे ना तो 5 साल तक आप उस कंपनी को बिना चलाए एवे रख सकते हो, कोई दरकार नहीं है, ठीक है। आप ये होता है डॉर्मेंट। तो जब कंपनी को डॉर्मेंट घोषित कर दिया जाएगा, आप एक डॉर्मेंट कंपनी बना रहे हो, तब क्या हो जाएगा, तब आपका जो लाइफ साइकिल है वो क्या सेम रहेगा एज कंपेयर टू अ नॉर्मल कंपनी। एक नॉर्मल कंपनी का लाइफ साइकिल क्या रहता है भाई, मतलब इसका लाइफ साइकिल कुछ नहीं रहता है, वो अरबों साल तक चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है एक नॉर्मल कंपनी का, है कि नहीं। लेकिन डॉर्मेंट कंपनी का लाइफ साइकिल जो है वो 5 साल तक रहता है। तो ये अपने को कहां पे लिखा होगा, डॉर्मेंट कंपनी का जो पूरा एक कंपनी का पर्टिकुलर कंपनी का जो फीचर्स है वो कहां पे लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो लिखा होता है। इसलिए यहां पर बताया कि अ कंपनीज लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द टर्म्स ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आप एक नॉर्मल कंपनी खरीद रहे हो तो वाजीवाग नो प्रॉब्लम, आप चीन काल तक उसके लेकर जाओ, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वो एक डॉर्मेंट कंपनी खड़ा कर रहे हो, डॉर्मेंट कंपनी अगर आपने इनकॉर्पोरेट करने का सोचा है, डॉर्मेंट कंपनी में कन्वर्ट करने का सोचा है, तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो लिखना होगा ना। तो मुझको कैसे पता चलेगा कि आपका जो कंपनी है वो डॉर्मेंट कंपनी है या फिर नॉर्मल कंपनी है? मेरे को एक बात चीज बताओ, मैं एक जनरल पब्लिक हूं, मेरे को कैसे पता चलेगा? आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ना वो देख के, ठीक है, वो देखे, मेरे को वो देखना है, देख के मेरे को समझना है कि यार ये तो एक डॉर्मेंट कंपनी है, इसमें कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। तो यही यहाँ पे शॉर्टकट में बताया कि कंपनीज लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द टर्म ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, समझे। तो अगर डायरेक्टर मर रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का लाइफ तो बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही सेट करेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही सेट करने वाला है अपना कंपनी का लाइफ। अगर डायरेक्टर निकल भी रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाओ, इट मे बी perpetual or it may continue for a specified time to carry on a task or object as laid down in the memorandum of association. Perpetual succession therefore means that the membership of a company may keep changing from time to time, but that does not affect its continuity. Clear है भाई मेरे? उसके बाद आ जाओ separate property. Separate property का अर्थ क्या है? What do you mean by separate property? सीधा बात है, आपको पता है कि कंपनी जो है वो क्या रहता है, वो एक लीगल पर्सन रहता है, राइट, लीगल पर्सन रहता है। तो आप एक बात बताओ, आपके घर में कौन कौन है? फॉर एग्जाम्पल आप हो और आपके एक ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर है या फिर सिस्टर है, आप हो या आपके सिस्टर है, ओके, दिस इज अ पोनीटेल, ओके। तो आप हो, आपका नाम है एस, इसका नाम है टी, ओके, आपका नाम है एस, उसका नाम है टी। अभी समझो एक चीज,
ST। तो आप दोनों को बर्थ किसने दिया? आपके मम्मी पापा ने, है कि नहीं? मम्मी पापा ने, मॉम एंड डैड ने, मॉम एंड डैड ने आपका बर्थ दिया, है कि नहीं? तो आप जाके एस जाके मॉम और डैड से पूछा, मॉम एंड डैड you are going to keep a property for me na, come on yaar, I'm your son, you're gonna keep a property for me na? Mom and dad said yeah obviously I'm going to keep a property for you, for example, ठीक है, I'm going to keep a property for you. So T went to mom and dad and said, mom and dad, you're gonna keep a property for me na? Mom and dad said no, I'm not gonna keep any property for you beta. Then you said to your mom and dad, you don't know that I'm a legal person, I'm a legal person, I can attain any property in my own name, मेरे खुद के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकता है, अगर आप नहीं दिलाओगे तो मैं खुद कमाई करके खुद का प्रॉपर्टी लेने वाला हूं, बनाने वाला हूं, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं एक लीगल पर्सन हूं और मेरे नाम का प्रॉपर्टी हो सकता है। तो मॉम डैड ने आपसे पूछा कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या हर एक लीगल पर्सन उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर सकता है? आपने बताया हाँ, आपने बताया यस, ठीक है, यस, एवरी लीगल पर्सन कैन हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, दैट्स इट। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, a company is a legal person and entirely distinct from its members, is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name. खुद के नाम पे आप प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, खरीद सकते हो, डिस्पोज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? The company is the real person in which all its property is vested and by which it is controlled, managed and disposed of। ठीक है, Dear Lordship of Madras High Court in RF Permanent, ये केस स्टडी है, आपको बस नाम याद रखना है कौन से केस स्टडी में ये सेपरेट प्रॉपर्टी वाला जजमेंट आया था। तो आपको बस ये नाम याद रखना है, पेरुमल वर्सेस H. John Davian, ठीक है, AIR 1960, ओके, ये ऑन एयर हुआ था 1960 में। Held that no members can claim himself to be the owner of the company's property during its existence or in its winding up। समझ में आ रहा है? कंपनी अगर बंद हो रहा है या फिर कंपनी चल रहा है, देखो कंपनी अगर बंद हो रहा है, शट डाउन हो रहा है, या फिर कंपनी आराम से चल रहा है, तब भी किसी भी टाइम पे आप जाके नहीं बोल सकते कि सर मैं तो इस कंपनी को मैंने सेटअप किया, ये कंपनी का जो जितना भी प्रॉपर्टी है ना वो मेरा है। नहीं बेटा, वो आपका नहीं है। कंपनी इज अ लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल पर्सन। समझ पे आ रहा है? चीज क्लियर है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स? देखो भाई, एक कंपनी में जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल मतलब उसका मूल्य जिससे वो कंपनी रन होता है, ठीक है, उसके बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द सोर्स इज शेयर्स, ठीक है, वन ऑफ द सोर्स इज शेयर्स। अभी शेयर्स जो है ना, ये मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये जो शेयर्स है वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। लेकिन सर ये मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है? सर उसके तो मतलब चक्के तो नहीं है उसके पैर में, तो वो क्यों मतलब मूवेबल? हाउ कैन इट मूव? बिकॉज सी, हाउ कैन ए शेयर मूव? दिस इज US, ओके, दिस इज योर सिस्टर T, ओके, नाउ this is your sister T, this is S, this is T. Now remember one thing, that if S owns some shares, now if S owns some shares, if he owns some shares, he can transfer those shares to T. He can transfer those shares to T. This transferability is said to be movable, isn't it? It's moving from one person to another person, right? This is moving from one person to another person. That's why it's regarded as movable property. समझे? Subject to certain conditions, freely transferable, so that no shareholders is permanently or necessarily wedded to the company. इसका मतलब क्या है?
ये ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल इसलिए है ना क्योंकि अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं इस कंपनी का और मेरे को अभी ना, मैं 5 साल से शेयर होल्डर हूं इस कंपनी का, अभी मेरे को इस कंपनी में पैसा लगाना नहीं है, मेरे को शेयर्स बेच देना और मेरे को दूसरे कंपनी में लगाना है। तो सो दैट मैं वो काम कर सकूं कि मैं शेयर्स अपना बेच के मैं दूसरे कंपनी पे लगा सकूं, उसीलिए ये प्रोविजन लाया गया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सो दैट अगर फ्रीली ट्रांसफरेबल ना हो तो मैं इस कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में कैसे जाऊं, इजंट इट? मैं को इस कंपनी का शेयर्स आराम से बेच के मैं दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाऊं, मैं हमेशा के लिए वेडेड ना रह जाऊं इस कंपनी के साथ, ठीक है? मतलब इसके साथ चिपक के ना रह जाऊं हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है ना? Companies Act 2013 enunciates the principle by providing that the shares held by the members are movable property and can be transferred from one person to another in the manner provided by the articles. A member may sell his shares in the open market and release the money invested by him. Shares बेच के अपना पैसा उठा लो. This provides liquidity to a member and ensures stability to the company. Liquidity to the member का मतलब क्या है? आपके पास पैसा है, शेयर्स भी तो पैसा ही है, शेयर्स मतलब क्या है? पैसा है, लेकिन ओरिजिनल में पैसा क्या नहीं? ओरिजिनल में तो पैसा नहीं है सर, तो इसको लिक्विड करना है, उस शेयर्स को पैसे में कन्वर्ट करना है, उसी के बारे में हम लोग कह रहे हैं लिक्विडिटी टू दी मेंबर्स, ओके, एंड इंश्योर्स स्टेबिलिटी टू दी कंपनी। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है ना, ये लिक्विडिटी प्रदान करता है किसको? मेंबर्स को, ओके। It gives the opportunity to have opportunity of liquidity to the members, okay, and ensures stability to the company. तो मेंबर को लिक्विडिटी कैसे मिलता है और स्टेबिलिटी कंपनी को कैसे मिलता है? मेंबर को लिक्विडिटी ऐसे मिलता है वो कभी भी अपना शेयर्स बेच सकता है, और कंपनी को स्टेबिलिटी ऐसे मिलता है कि जो मेंबर है ना उसको पैसा वो निकाल के नहीं लेकर जाएगा, वो मेंबर किसी और को बेच देगा, तो पैसा तो लगा ही रहेगा ना कंपनी में। या फिर कंपनी से अगर ऐसा प्रोविजन होता कि अगर आप जा रहे हो कंपनी छोड़ के, उसको शेयर होल्डर आपको नहीं बनना है तो आप पैसे निकाल के आप जा सकते हो, ऐसा अगर कुछ प्रोविजन होता तो कंपनी डूब जाएगा ना भाई मेरे। कंपनी से अगर पैसा आप निकालते रहोगे तो डूब जाएगा। आप इससे अच्छा आप एक काम कर दो, आप बेच दो, मुझे शेयर्स है ना वो बेच दो, तो बेचा बेची होता है बेटा, ठीक है। The stock exchanges provides adequate facility for the sale and purchase of shares. तो purchase and sale of shares कहाँ पे होता है बेटा? stock exchange में। Further, as of now, in most of the listed companies, the shares are also transferable through electronic mode. Therefore, through depository participant instead of physical transfers. मैं एक बार ये मार्क्स हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है इधर पे। देखो यहाँ पे क्या बताया कि द शेयर्स आर आल्सो ट्रांसफरेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल ट्रांसफर। तो पहले जमाने में क्या होता था कि यार फिजिकल शेयर जो है, फिजिकल सर्टिफिकेट जो है वो अपने पास रखना पड़ता था, ठीक है, फिजिकली उसको खरीदना पड़ता था, बेचना पड़ता था, इज़न्ट इट? अभी भी कंपनीज में अगर जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी का तो एक काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स में उसका सिग्नेचर चाहिए होता है कि नहीं? तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो है ना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इंस्टेड ऑफ फिजिकल ट्रांसफर मतलब क्या है समझो। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो बंदा होता है जो आपके जो फिजिकल शेयर्स है ना, वो फिजिकल शेयर्स वो अपने पास रखता है और आपको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स देता है, ठीक है। और आपके अकाउंट में ना एक डीमैट अकाउंट खोला जाता है, वहां पे ना आपके इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स वो रखे होता है। समझ में आ रहा है ना? तो फिजिकल सर्टिफिकेट लाओ और इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स जो है वो आप जनरेट करके आपके पास रखो आराम से। समझ में आ रहा है? ये होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का एक पूरा चैप्टर ही भाई, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का एक पूरा चैप्टर ही है, वो आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में मिलेगा, सेबी वाले सब्जेक्ट में, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, एसएलसीएम, ओके। ये एक सब्जेक्ट है, वहां पे आपको मिल जाएगा, पूरा चैप्टर ही है वो, समझे? तो यहां पर क्या बताया लास्ट लाइन में? द शेयर्स आर आल्सो ट्रांसफरेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल ट्रांसफर, ठीक है। शेयर आप ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। आ जाओ, कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड, यहां से लेके यहां तक रीड। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स?
भाई एक कंपनी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, समझ में आ रहा है? वो कॉन्ट्रैक्ट में भाग ले सकता है, हिस्सा ले सकता है, बिकॉज ही हैज हिज ओन नेम। कंपनी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पकड़ लो एक कंपनी है जिसका नाम है आपका के लिमिटेड, के लिमिटेड, ओके। तो के जो है ना, ये के, ये अपने नाम से ना वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिकॉज इट्स ए कंपनी एंड कंपनी के पास वो राइट होता है टू बी सूड एंड टू सूड टू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। याद आ रहा है डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट का? कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट ही रहता है ना भाई मेरे, समझे? तो a company being a separate legal entity different from its members can enter into contract for conduct of business in its own name. A shareholder cannot enforce a contract made by his company. He neither a party to the contract nor entitled to benefit of it, as a company is not a trustee for its shareholders. समझो एक बात, ये मतलब जो भ्रष्ट बंदे होते हैं ना उनके लिए ये बात है। कंपनी ना अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और कंपनी को बहुत भारी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तो शेयर होल्डर हो। छोटी सोच, आप सोच रहे हो कि यार मैं तो क्या हूं, मैं शेयर होल्डर हूं। राम को पकड़ लेते, ठीक है? राम क्या है? शेयर होल्डर। चलो छोड़ो यार, आजकल रामायण चल रहा है, राम नहीं बोलते, विशाल, ओके। तो विशाल जो है ना वो क्या है? एक शेयर होल्डर है। किस कंपनी का? के लिमिटेड का वो शेयर होल्डर है, ठीक है? के लिमिटेड का शेयर होल्डर है विशाल। तो के लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। क्या साइन किया? एक कॉन्ट्रैक्ट जो है के लिमिटेड ने साइन किया। तो जब के लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, तो यार कंपनी को ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया के लिमिटेड ने, कंपनी को भारी प्रॉफिट हुआ। तो विशाल जो है ना वो आ गया मुंह मारने, वो बोला कंपनी तुमको प्रॉफिट हुआ, मेरे को दे प्रॉफिट, मैं मालिक हूं तेरा। बेटा वो नहीं हो सकता, वो आप नहीं कर सकते, समझे? क्योंकि कंपनी आपका ट्रस्टी तो है नहीं, कंपनी आपका ट्रस्टी तो है नहीं। समझ में आ रहा है कि आपने कंपनी को बोला कि ट्रस्टी कौन होता है भाई? आपका जो प्रॉपर्टी है, ये है, वो हैंडल करके रखता है ट्रस्टी, है कि नहीं? आपका चीज हैंडल करके रखता है ट्रस्टी। आपका कितने पैसे लगा हुआ है कंपनी में? 100 रुपए, 200 रुपए, चलो 10,000 रुपए, इससे ज्यादा कंपनी की कीमत पता है आपको? तो समझ में आ रहा है ना, ये सब नौटंकी बाज नहीं हो सकता इधर पे। Likewise, a shareholder cannot be sued on contracts made by his company. तो वैसे ही अगर आप समझे, अभी अगर समझो आप एक चीज, यह है विशाल, यह है के लिमिटेड, यह है कंपनी, यह है लॉस, प्रॉफिट नहीं, इस बार लॉस। कंपनी में लॉस हो चुका है, ठीक है? कंपनी में लॉस हो चुका है, या फिर कंपनी ने किसी भी टाइप का घोटाला करके रख दिया। तो ये है विशाल। पुलिस आके ना, पुलिस ऑफिसर आके सीधा जाके विशाल पे हमला, बोला भाई तूने शेयर होल्डिंग करके रखा है ना कंपनी का, तू चल मेरे साथ, तू ओनर है ना कंपनी का, तू चल मेरे साथ, तो अभी तेरे को ससुराल लेकर जाता हूं मैं। क्योंकि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में उस कंपनी ने लॉस खाया, या फिर कंपनी ने किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट में उसने घोटाला किया, ठीक है? घोटाला किया है कंपनी ने। तो ये बोल के ना पुलिस ऑफिसर विशाल के पास गए, तो विशाल ने बोला बेटा जाओ, थोड़ा सीएस एग्जाम स्क्वाड का वीडियोस देख लो, और यार थोड़ा कंपनी लो, सीख लो, ठीक है? ये मैं तो मालिक हूँ, कितने रुपए का मालिक हूँ, जो भी है ना, कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी ब्रो, कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, डिफरेंट फ्रॉम मी, आई एम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, डिफरेंट फ्रॉम मी, ठीक है? कंपनी अगर घोटाला भी करे, मेरा जिम्मेदारी नहीं है, वो आप डायरेक्टर्स को जाके पकड़ो, डायरेक्टर्स ने किया होगा, समझे? अभी आओ, ओके। This distinction between a company and its member is not confined to the rules of privity. However, it permits the whole law of contract. Thus, if a director fails to disclose a breach of his duties to his company, and in consequence of a shareholder is included to enter into a contract with the director which he would have not entered into had been disclosed, the shareholders cannot rescind the contract. यहाँ पर क्या बताया समझो एक चीज, देखो भाई, ऐसा केस हो सकता है ना कि
ये डायरेक्टर है, इसका नाम है चुन्नू लाल, ठीक है, चुन्नू लाल, मतलब चूना लगाता है सबको। और एक शेयर होल्डर है, ठीक है, और एक शेयर होल्डर है, ये एक शेयर होल्डर है, इसका नाम क्या दूं बताऊं मेरे को, मोहन इसका नाम है, ये है चुन्नू लाल। तो ये कौन है, मोहन कौन है, मोहन है एक शेयर होल्डर, और चुन्नू लाल कौन है, एक है कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर है ये चुन्नू लाल। दोनों सेम कंपनी से रिलेट करते हैं, बिलोंग करता है। डायरेक्टर ने क्या किया कि डायरेक्टर ने चुन्नू लाल ने मोहन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के साइन किया। तो जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया ना, जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, किसने, चुन्नू लाल ने मोहन के साथ, या फिर मोहन ने चुन्नू लाल के साथ, एक ही बात है। तो क्या हुआ कि यार डायरेक्टर ने ना एक मतलब चिपकाने वाला काम किया है कि डायरेक्टर ने कोई भी टाइप का फ्रॉड करके रखा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी प्रकार का फ्रॉड है, किसी भी प्रकार का ना फ्रॉड है, मतलब समझो ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटीज, समझो डायरेक्टर फेल्स टू डिस्क्लोज अ ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी टू हिज कंपनी एंड इन कॉन्सिक्वेंसेस अ शेयरहोल्डर इज इंड्यूस्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्टर which he would not have entered into had there been disclosed. The shareholder cannot rescind the contract. ठीक है, तो डायरेक्टर ने किसी भी प्रकार का ड्यूटी ब्रीच किया है, तो ये तो एक फ्रॉड ही हुआ ना चीज, किसी भी टाइप का ड्यूटी ब्रीच किया, ब्रीच करना फ्रॉड नहीं है, उसने बताया नहीं है ना कंपनी को कि उसने ब्रीच किया, वो है फ्रॉड, समझे, उसने कंपनी को बताया नहीं कि उसने ब्रीच किया, वो हो जाता है फ्रॉड। तो इस टाइम पे ना डायरेक्ट ये जो मोहन है ना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये इनवैलिड घोषित नहीं कर सकता, ही कैन नॉट रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रिवोक नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता, रिसेंड का मतलब समझ में आ रहा है, इजी है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। ओके, बेसिक मीनिंग समझो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कंपनी के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, बाकी के नीचे के ज्ञान तो ये मतलब एक्सप्लेनेटरी ज्ञान है। ओके, लिमिटेशन ऑफ एक्शन का समझो, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेशन ऑफ एक्शन। तो एक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ रहे हैं, फीचर्स तो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बताओ मेरे को। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग कंपनी का। तो समझो ये कैरेक्टरिस्टिक है इस कंपनी का, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, कंपनी लिमिटेड एक्शन कर सकता है, जितने उसके पास औकात है कंपनी का जितना औकात है ना भाई मेरे, उतना ही एक्शन कर सकता है, उतना ही काम कर सकता है कंपनी। और उसका औकात कहां पे लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैंने पहला ही बताया था आपको, समझे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, समझे कितना पावर है, कितना लिमिटेड पावर है कंपनी क्या ये काम, कंपनी पकड़ लो फॉर एग्जांपल, ये एक सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी है, पकड़ लो सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब कौन सा कंपनी भाई मेरे, जिसको पता है फटाफट बताओ, अगर आपको याद है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, बताओ। सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल कंपनी, दोज कंपनी व्हिच आर नॉट फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, ये चैरिटी करता है भैया। तो अगर ये कंपनी कल को बोले मैं केमिकल पावर प्लांट, ये सारे जो टाटा इंडस्ट्री नहीं करते, वो सारे काम करने वाला हूं, ठीक है, मैं प्रॉफिट कमाने वाला हूं, बेटा तुम्हारे औकात के बाहर है, तुम्हारे मेमोरेंडम में लिखा है तुम बस चैरिटी कर सकते हो, चैरिटी की कलेक्ट कर सकते हो, समझ में आ रहा है, सेक्शन 8 कंपनी, समझ में आ रहा है, लिमिटेशन ऑफ एक्शन समझो, ठीक है, समझे, क्लियर है ना भाई मेरे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, यहां से लेके यहां तक रीड। सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इजी है, आप एक कंपनी का शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर मतलब एक मेंबर हो, आप एक कंपनी का मेंबर हो, तो क्या यार, आप जो कंपनी का मेंबर हो, कंपनी आके आपको बोलता है कि यार सुनो भाई राधे मोहन आप एक काम करो, आप ना कंपनी के
थोड़ा आके ना झाड़ू पोछा लगा दो, थोड़ा भी मतलब काम होता है ना, डेस्क जॉब कर लो, या फिर किसी का अपॉइंटमेंट है तो देख लो, वो सारे काम कर दो। आप लोग बेटा मैं तो शेयर होल्डर हूँ, मैं मालिक को कंपनी का, मैं नहीं करने वाला। आप बोलोगे कि यार नहीं राधे मोहन आप तो मेंबर भी हो, तो आपको तो काम करना है कंपनी में, तो आपके ऊपर कोई भी प्रकार का बर्डन डालता है कंपनी? सही में बताओ, सच में बताओ, कोई भी प्रकार का बर्डन डालता है? आपको बस क्या करना है, पैसा लगाना है और प्रॉफिट होगा तो पैसा उठाना है, बस से खत्म बात। तो सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी को मैनेज करने के लिए क्या है, मैनेजरियल पर्सनल्स बैठे हैं उधर पे, ठीक है। द कंपनी इज एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज्ड बाय इट्स मैनेजरियल पर्सनल। समझ में आ रहा है? हाँ जी, या the members may derive profit without being burdened with the management of the company। ठीक है, यहां से लेके यहां तक रीड करियो, आ जाओ। वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, ये क्या बात है भाई? वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट थोड़ा टफ लग रहा है सर, इजी है ना? हाँ मैं इजी है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी है। देखो समझो, एक कंपनी जो आप फॉर्म करते हो ना, एक कंपनी आप बनाते हो, उस कंपनी का एक ही मोटिव होता है बेटा, पैसा। पैसा करती है ये पैसा, ठीक है। प्रॉफिट, कंपनी का क्या मोटिव होता है बेटा? प्रॉफिट। तो वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, सब बंदे वॉलेंटरी आते हैं किस काम के लिए, किस चीज के लिए? ओनली फॉर प्रॉफिट, पैसा, ओनली फॉर पैसा, समझे? अ कंपनी इज voluntarily association for profit। A company is a voluntary association for profit. It is formed for the accomplishment of some public goals, and whatsoever profit is gained is divided among its shareholders or is stored for the future expansion of the company। Only a Section 8 company can be formed without no profit motive। हर कंपनी जो फॉर्म होता है वो मोटिव के लिए होता है, बस एक ही स्वच्छ, मतलब एकदम तुलसी का धुला हुआ कंपनी एक ही है, जो है सेक्शन 8 कंपनी, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता। दे आर चैरिटेबल कंपनी, समझे? लेकिन आपके मन में भी ये हो रहा होगा, आप बोल रहे हो सर क्या झूठ बोलते हो, पीठ पीछे तो वो भी प्रॉफिट के लिए भागते, लेकिन वो अंदर का बात है, बाहर नहीं निकालना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ो, आ जाओ। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस? टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब होता है ना भाई, देखो कंपनी तब ही मरेगा जब उसको आप मार डालोगे। अगर आप मर जाओगे ना तो कंपनी नहीं मरने वाला। ये बाबू सोना वाला चक्कर नहीं है इधर पे। कंपनी आपने बनाया है तो कंपनी को आप ही बंद करने वाले हो। हाँ, अगर आप कंपनी को बंद नहीं कर रहे हो और इलीगल एक्टिविटीज करे जा रहे हो, तब तो बेटा ऊपर से ऑर्डर आएगा बंद करने के लिए कंपनी का, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली अगर आप समझे, कंपनी, अगर आप कंपनी को बंद करना चाहते हो तो आप बंद कर सकते हो, बंद कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आपके मर जाने से कंपनी बंद नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कंपनी तब ही बंद होगा जब उसको वाइंड अप कर दोगे आप। वाइंड अप मतलब बंद कर देना, समझ में आ रहा है? वाइंड अप दो प्रकार का होता है, एक होता है कि खुद से बंद कर दो, एक होता है कि बेटा ऊपर से ऑर्डर आता है बंद कर देने के लिए। समझ में आ रहा है? आ जाओ, एक बार देख लेते हैं। कंपनी बीइंग अ एब्स्ट्रैक्ट एंड आर्टिफिशियल पर्सन डज नॉट लाई ऑन नेचुरल डेथ। It is created by law, carries on its affairs according to law throughout its life, and ultimately is effaced by law. Generally, the existence of a company is terminated by means of winding up. ठीक है? However, to avoid winding up, sometimes company change their forms by means of reorganization, reconstruction, amalgamation. तो however, ये जो तीन चीज है ना बेटा, ये मतलब आपके दिमाग को खराब करने के लिए लिखा है यहाँ पे। ये नेसेसरी नहीं था, लेकिन उन्होंने लिखा तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उन्होंने लिखा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे बोला कि कंपनी तो मर सकता है, लेकिन कंपनी के पास ऑप्शन है। कंपनी पास ऑप्शन होता है कि वो रीऑर्गेनाइजेशन कर ले, रिकंस्ट्रक्शन कर ले, या फिर एमलगमेशन कर ले। सर ये सारी चीज क्या है? ये टाइप्स ऑफ बदलाव है, ठीक है। कंपनी में कौन सा बदलाव आप लाओगे ना तो कंपनी बंद नहीं होगा, ठीक है। कंपनी में कौन सा बदलाव आप लाओगे तो कंपनी बंद नहीं होगा। ये टाइप्स है, ये टाइप्स भी हम लोग फ्यूचर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है ये सब। एक एक वर्ड लग रहा है ना, दिखने में लगता है एक वर्ड है सर, लेकिन बेटा 4-5 पन्नों का एक टॉपिक होता है। आ जाओ। ओके, highlighter. To sum up, a company is a voluntary association for profit with capital divisible into transferable shares with limited liability, having corporate entity and a common seal with a perpetual succession। अभी फिर से पुराना वाला डायलॉग मार दिया इधर पे, मैं तो रिपीट नहीं करने वाला, समझे?
इजी है ना भाई मेरे यहाँ पर? कोई भी डाउट है, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। इससे ज्यादा इजी तरीके से भाई भगवान भी आपको समझा नहीं पाएगा। ओके, आ जाओ। अभी देखते हैं नेशनलिटी एंड रेसिडेंस ऑफ अ कंपनी। थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है ना लेक्चर? हाँ, लेक्चर लंबा होना है क्योंकि एग्जाम तो नियर है ना, तो थोड़ा भी बैठ के आराम से ये सहन कर लो। नेशनलिटी एंड रेसिडेंस ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का नेशनलिटी क्या होता है? ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, फटाफट खत्म हो जाएगा। देखो, दो इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू जुडिशियल डिसीजन दैट अ कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन। एक बात तो याद रखो बेटा, कंपनी, ये पॉइंट्स है, एमसीक्यू में यही आने वाला है। कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन, लेकिन सुनो ना भाई मेरे, लेकिन इट हैज अ नेशनलिटी। अपने को पता है टाटा जो है इंडियन कंपनी है, रिलायंस जो है वो इंडियन कंपनी है, समझ में आ रहा है? डोमिसाइल मतलब उसका एक परमानेंट एड्रेस है भाई, ठीक है, परमानेंट लोकेशन है, परमानेंट नेशनलिटी है उसका, समझ में आ रहा है? परमानेंट घर है, कहां पे वो रहता है, कंपनी इंडिया में रहता होगा। एंड रेसिडेंस, ठीक है, एंड रेसिडेंस। नाउ समझो, एक केस लो है, Gasky versus Inland Revenue Commissioners held that a limited liability company is capable of having domicile, and its domicile is the place of its registration, and the domicile cling to its throughout its existence. He observed in this case. क्या? ओके, समझे? चीज समझे कि यार इस केस में अपने को समझ में आया कि कंपनी जो है इट कैन हैव अ डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब परमानेंट एड्रेस। तो उसका जो परमानेंट एड्रेस मतलब प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस, उसका एड्रेस कहाँ है, ठीक है? तो वो कहाँ पे है भाई? जहां पे वो इनकॉर्पोरेट हुआ था, इनकॉर्पोरेट जिसका वहां पे वो उसका जन्म हुआ था, वो कहां से बिलोंग करता है, ठीक है? तो वो जन्म जहां पे हुआ था ना कंपनी, वो ही हो जाता है, ठीक है? प्लेस ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन समझो, रजिस्ट्रेशन, ठीक है? अभी देखो इधर पे क्या लिखा है? He observed in this case that it was suggested that a body corporate has no domicile. It is quite true that a body corporate cannot have a domicile in the same sense as an individual. But by analogy, with a natural person, the attributes of residence, domicile and nationality can be given to a body corporate. यार फिर भी मेरे को पता है कि यार एक बॉडी कॉर्पोरेट को ना हम, तो ये ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? एक बॉडी कॉर्पोरेट को ना हम लोग डोमिसाइल नहीं दे सकते हैं, डोमिसाइल दे सकते हैं कंपनी को, लेकिन एक बॉडी कॉर्पोरेट को डोमिसाइल नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी सुनो ना यार, जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट नेचुरल पर्सन है ना, तो उसको बेटा रेसिडेंस, डोमिसाइल एंड नेशनलिटी कैन बी गिवन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है? कैन बी गिवन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, समझे? ट्विस्टेड क्वेश्चन। उसके बाद देखो यहां पे क्या लिखा है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अरे बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब पहले समझो यार, जॉइंट स्टॉक कंपनी किसको कहते हैं? पकड़ लो, इधर मैं दिखाऊं, इधर दिखाता हूं, ठीक है? इधर नहीं, खाली जगह, ये खाली जगह, आओ पकड़ लो, ये कंपनी है, ठीक है? दैट्स अ कंपनी। कंपनी में क्या लगा हुआ है? एसेट्स या फिर स्टॉक कह लो। तो कंपनी के स्टॉक के ऊपर जो आपका भाग है ना, उसको कहते हैं हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब समझो एक कंपनी जो फॉर्म हुआ ना, इसके ऊपर जो स्टॉक्स है ना बेटा, इसमें कंट्रीब्यूशन मेरा भी है। जो बंदे मिलके कंपनी को बनाते हैं बाय कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इट्स स्टॉक, मेरे बातों पे ध्यान दो, जो बंदे एक कंपनी को बनाते हैं बाय कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इट्स स्टॉक, वो हो जाता है बेटा एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, समझे? Resides whether its place of incorporation is where the meeting of the whole company or those whose respect it are held, and where its governing body meets its bodily presence for the purpose of the company and exercise the powers conferred upon it by state and by the article of association। तो यहाँ पर बताया गया कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का, नॉर्मल कंपनी का तो पता है, लेकिन सर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का
रेसिडेंस कहाँ पे होता है सर? वेयर डज इट रिसाइड? इट ऑल्सो रिसाइड्स टू द प्लेस ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जहाँ पे कंपनी कंप्लीटली एग्जिस्टेंस होता है ना, बॉडीली प्रेजेंस रहता है, उसका मतलब कंपनी का बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, जहाँ पे बेटा मीटिंग वगैरह होता है, समझ में आ रहा है ना, जहां पे वो कंपनी उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सरसाइज करता है। सिंपल बात है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जहां पे कंपनी एक्सरसाइज करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा क्या है? लिखा है रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी को कैसे चलाना है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे। तो कंपनी जिस जगह पे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करता है ना, वही जगह होता है इनकॉर्पोरेशन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। समझे? नेक्स्ट देखो, द कंपनी थ्रू अ लीगल पर्सन इज नॉट अ सिटीजन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। ओके, कैनॉट बी ए सिटीजन, पहले ही बताया था मैंने। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द स्टेट ट्रेडिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीटीओ AIR 1963, ये एक केस लॉ है, याद रखियो। The Supreme Court held that the state trading corporation, though a legal person, was not a citizen and can act only through natural persons. Nevertheless, it is to be noted that certain fundamental rights enshrined in the Constitution for protection of person, right to equality, etc., are available to the company. बेटा एक तो पता है मेरे को कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, ठीक है, कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर डिबेट चल रहा था, ठीक है। तो कोई बंदों ने बताया कि भाई देखो, ये तो सिटीजन है ही नहीं इस कंट्री का, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस कंट्री के इस बंदे के ऊपर कैसे मतलब अप्लाई होगा? कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए होता है बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट ऑफ हुम? इंडियन सिटीजन है कि नहीं? इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन, अभी ये जो SC ST है, ये वाला जो चक्कर है, ये चक्कर जो अगर मतलब ये किसके लिए है? इंडियन सिटीजन के लिए ना। बाहर का बंदा अगर आके बोले, फॉरेनर एक आके बोले मैं SC हूँ ST हूँ, बेटा उसको जॉब दे देगा, गवर्नमेंट नौकरी दे देगा उसको? नहीं देंगे ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके लिए होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, है कि नहीं? हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी एक बात समझो, हालांकि एक कंपनी सिटीजन नहीं है, लेकिन बेटा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन का मन है ना, वो उतना भी बुरा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला जैसे कि राइट ऑफ इक्वालिटी नहीं होता 14, वो ले ले भाई मेरे, और कुछ भी है और भी बहुत सारे राइट्स है, वो भी ले लेना तो कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो तू एंजॉय कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर मजे ले, ठीक है। ये कंपनी बोल के रख दिया, समझे? यहां से लेके यहां तक रीड आ जाओ। कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, यार फिर से आ गया यार कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। मैं यार थक चुका हूं ये कंसेप्ट पर आके। कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, अगर आपको बोर लग रहा है ना कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, मैं फिर से आपको बता दूं, बंद नहीं करना वीडियो, ये बहुत ही अलग होने वाला है अभी। कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी अगर आप नहीं देखोगे तो आपका मतलब कट जाएगा बहुत खराब से। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में बताया ही नहीं गया, यहाँ पे उल्टा बताया। समझो एक चीज, अपने को क्या पता है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में? अपने को क्या पता है? अपने को इतना पता है कि कंपनी जो है वो अलग इंसान रहता है, कंपनी अलग इंसान रहता है। कंपनी अगर डूब जाए, अच्छे से सुनो मेरा बात, कंपनी अगर डूब जाए तो यार ये यार शेयर होल्डर्स का भी गलती नहीं रहता, डायरेक्टर्स का भी गलती नहीं रहता, किसी का गलती नहीं रहता, है कि नहीं? ये पता है अपने को, ठीक है। लेकिन समझो एक बात, अगर इस बात को लेके यार डायरेक्टर्स तो कोई भी प्रकार का कुकर्म कर सकता है ना, कोई भी प्रकार का शैतानी कर सकता है। डायरेक्टर्स कह सकता है कि मैं एक काम करता हूं, मैं कोई भी प्रकार का एक योजना बनाता हूं जिसके प्रकार कंपनी को लॉस हो जाए मेरे को प्रॉफिट, कंपनी को लॉस हो जाए मेरे को प्रॉफिट। कुछ भी ऐसा टाइप का अगर बेटा फ्रॉडलेंट एक्टिविटी किया ना, तो ये जो कंसेप्ट है ना तेरा, ये जो कंसेप्ट के ऊपर तू ये काम करने जा रहा था ना, ये जो कंसेप्ट है तेरा कि यार कंपनी अलग है, मैं अलग हूं, ठीक है, तो ये पर्दा जो है ये पर्दा उठ जाएगा। ये पर्दा मैं उठा देने वाला हूं, ये पर्दा मैं रखने नहीं वाला, ये पर्दा उठा दूंगा। और कंपनी के ये जो कॉर्पोरेट वेल है ना, कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या? ये जो पर्दा है किसके बीच में? कंपनी और डायरेक्टर के बीच में जो पर्दा है पुलिस ऑफिसर्स जस्टिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, अपने जो लॉ मेकर्स है वो जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? वो पर्दा उठा देंगे और झांक के अच्छे से देखेंगे कि भाई साहब
कंपनी जो डूबा इसके पीछे तो इन महाशय का हाथ था। समझे स्टोरी? अभी समझो। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, एग्जाम में 200% आने वाला। लिफ्टिंग और पियर्सिंग थ्रू दी कॉर्पोरेट वेल। पियर्सिंग मतलब क्या? मतलब छेद कर देना। छेद करके कॉर्पोरेट वेल ये है, इसको छेद करके देखो ना उधर से कि कौन क्या कुकर्म कर रहा है जिसके वजह से कंपनी को घाटा हो रहा है। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या फिर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, फेमस शब्द यही है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये एग्जांपल से मैं समझाने वाला हूं, जो भी बहुत ही मतलब नन्हे मुन्ने बच्चे है जो कि मतलब समझे नहीं मेरे बात को, डायग्राम देख के समझ जाओगे। देखो चीज, ये एस लिमिटेड है, ठीक है, ये एस लिमिटेड है। ये क्या है? कंपनी है एक। और अपने को क्या पता है? सत्यवचन कॉर्पोरेट इज अ कंपनी, इज अ बॉडी कॉर्पोरेट and a legal person having status and personality distinct and separate from the members constituting it। इसका मतलब क्या है? It must be used for legitimate business purpose only। मैंने कंपनी जो अपने जो लॉ मेकर्स है, अपने जो लॉ मेकर्स है, लॉ मेकर्स ने अपने को जो इतना अपना जो लॉ मेकर्स है, लॉ मेकर्स ने अपने को जो इतना ज्यादा मतलब प्रेम दे के बोले कि यार देखो कंपनी अलग है और आप लोग डायरेक्टर्स अलग हो, इसको ना बेटा लेजिटिमेट पर्पस के लिए यूज करना है भाई। ये वचन कोई भी पाप काम करने के लिए नहीं, ठीक है? अगर पाप काम करोगे ना तो लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगा। समझो, लेजिटिमेट बिजनेस मतलब ईमानदारी का बिजनेस। अभी देखो एसएमजी लिमिटेड, एसएमजी लिमिटेड ये कंपनी है, ठीक है? कंपनी, ये एसएमजी लिमिटेड के डायरेक्टर्स है। पर्दा है इधर पे, ठीक है? पर्दा मतलब कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या? अंडर द कर्टेन। तो डायरेक्टर्स इस साइड में है, कंपनी इस साइड में है। कंपनी हो गया, डूब गया कंपनी। अपने को पता कैसे चलेगा कि कंपनी कैसे डूबा? तो अपने को क्या करना है ना, इसमें ना छेद कर देना है। ये जो ये है ना, इसमें को छेद कर, इसको कहते हैं पियर्सिंग। समझे? ये वाला कलर थोड़ा दिख नहीं रहा है, एक सेकंड। अपने को इधर में छेद कर देना है, छेद करके झांक के देखना है, ठीक है? झांक के देखना है कि बेटा ये डायरेक्टर्स में से कौन सा डायरेक्टर है जिसने एक कुकर्म किया है, या फिर इसको पूरा उठा देना है। कैसे? ऐसे, ठीक है? कंपनी है, कंपनी है, ये पर्दा उठा दिया मैंने, कंपनी डूब गया, पर्दा उठा दिया मैंने। और पर्दा जब उठाया तो मेरे को पता चला कि ये भाई साहब जो है डायरेक्टर, ये था गिल्टी डायरेक्टर जिसके कुकर्म के वजह से कंपनी डूब चुका है। समझे? इसको कहते हैं हम लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग द कर्टेन। ठीक है भाई मेरे, समझे? इजी था। आ जाओ। It means that company has a separate legal entity from the persons constituting its members. Indeed, the theory of corporate will is still basic principle on which the whole law of corporation is based on. But as a separate personality of the company is a statutory privilege, it must be used for legitimate business purpose. यहाँ से लेके यहाँ तक रीड बहुत ही बोरिंग हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपने को और भी कंसेप्ट देखना है, टाइम कम है तो यहां से लेके यहां तक रीड करना है। मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा कॉर्पोरेट वेल। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, ठीक है? और फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो, द कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड व्हेन इन डिफेंस प्रोसीडिंग सच एज फॉर इवेशन ऑफ टैक्सेस। टैक्स मार रखा है बेटा डायरेक्टर ने, कंपनी का टैक्स नहीं दिया डायरेक्टर ने, समझे? तब कॉर्पोरेट वेल उठा देंगे, पर्दा उठा देंगे। एंटिटीज रिलीज ऑन इट्स कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एज अ शील्ड टू कवर इट्स रॉन्ग डूइंग। देखो, एज एन एंटिटी मतलब कंपनी रिलायस मतलब डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के ऊपर। एज टू शील्ड, ढकने के लिए, रॉन्ग डूइंग को ढकने के लिए। समझ में आया? और बेटा हिंदी मेरे को आता नहीं, इतना हिंदी आता है मेरे को। एन एंटिटी रिलाइज ऑन इट्स कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एज अ शील्ड टू कवर इट्स रॉन्ग डूइंग। ठीक है ना भाई मेरे, इजी था। हाउएवर द शेयर होल्डर कैन नॉट आस्क फॉर लिफ्टिंग वेल फॉर देयर पर्पसेस। यार शेयर होल्डर खुद से आके नहीं बोल सकता पर्दा हटाओ मेरे को नाचना है, ऐसा नहीं बोल सकते शेयर होल्डर्स, ठीक है? शेयर होल्डर्स नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है ना? आप शेयर होल्डर हो, कंपनी का मालिक हो, आपको देखना है कि डायरेक्टर ने कुछ कुकर्म किया कि नहीं, आप नहीं कर सकते। ये बेटा लॉ मेकर्स के हाथ में, ये बस ना क्या है कि लॉ मेकर्स के हाथ में मतलब कौन? जज के हाथ में है, पुलिस ऑफिसर्स के हाथ में है, ठीक है? उनके हाथ में। समझ में आया?
लॉ के जो रक्षक होते हैं ना उनके हाथ में। तो ये चीज, ये वाला जो लाइन है ना, ये कब डिसाइड हुआ बेटा? एक बहुत ही फेमस केस था प्रेमलता भाटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में अपने को पता चला, however the shareholder cannot ask for lifting of the bail for its purpose। ठीक है, पर्दे को उठाने के लिए प्रेमलता जी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स तभी नाचेंगे जबकि लॉ मेकर जो है या फिर लॉ के प्रोटेक्टर्स जो है वो आके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, समझे? और देखो यहाँ पे क्या है ना, देखो कोर्ट में डिसाइड किया गया कि कब कब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पोरेट वेल को उठा देना। देखो, found it necessary to disregard the separate personality of company in the following situation। कब कब कॉर्पोरेट वेल जो है वो उठ जाएगा, उठाना दरकार है, वो रीजंस लिखा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। एक बार देख लेंगे फिर से, आ जाओ। Where the corporate veil has been used for commission for fraud, जब फ्रॉड किया जाता है ना तब। Improper conduct, in such situation courts have lifted the veil and looked into the realities of the situation। ठीक है, जब फ्रॉड करते हैं डायरेक्टर्स, इम्प्रॉपर कंडक्ट होता है कोई भी काम, ठीक है, तब कोर्ट क्या करते हैं? वेल उठा देते हैं। Where a corporate facet is really rely on an agency instrumentally, मतलब समझो ये चीज, जब एक कॉर्पोरेट किसी और एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, भाई मेरे को जानना है कि कैसे। कॉर्पोरेट तो एक सेपरेट एंटिटी होता है, लेकिन और एक एजेंसी के ऊपर इंस्ट्रूमेंटली कैसे इतना डिपेंड हो चुका है भाई, ठीक है, तब उठा देंगे। Where the doctrine conflicts with the public policy, ठीक है, डॉक्ट्रिन कॉन्फ्लिक्ट्स विद द पब्लिक पॉलिसी, कोर्ट्स लिफ्टेड द कॉर्पोरेट वेल फॉर प्रोटेक्टिंग द पब्लिक पॉलिसी। जब आपका जो काम है ना, कुकर्म है ना, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, कंपनी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में ही काम कर रहा है, तब मेरे को जानना है कि कंपनी ऐसा कौन है जो ये कर रहा है। कंपनी तो करेगा नहीं, कंपनी तो नाम का इंसान है, जीता जागता जानवर तो है नहीं, जीता जागता जानवर डायरेक्टर्स है, तो उनको ही पकड़ना है तो कॉर्पोरेट वेल उठा देते हैं, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ किया तो। उसके बाद ये केस स्टडी है, इसमें क्या बोला गया कि Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company. It was held that a company will be regarded as having enemy character if persons having de facto control of its affairs and resident in enemy country, or whether they may be are acting under instructions from one of behalf of the enemy। समझो एक बात, de facto control का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाना, ठीक है। कंपनी जो डिसीजन ले रहा है ना बेटा, वो अलग ही इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है। कंपनी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कंपनी को हमेशा अपने शेयर होल्डर्स के बारे में सोचना चाहिए, शेयर होल्डर्स के लिए काम करना चाहिए। लेकिन कंपनी का जब डिसीजंस जो है वो किसी और ही बंदे के ऊपर, एनिमी के ऊपर, ठीक है, एनिमी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, बेटा एनिमी जैसा चाहता है वैसा ही हो रहा है इस कंपनी के ऊपर, तब तो बेटा पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि भाई ये एनिमी के साथ हाथ किसने मिलाया, कौन से डायरेक्टर ने हाथ मिलाया, इसने 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 या इसने। फिर पता चलेगा कि हाँ भाई साहब ये डायरेक्टर ने हाथ मिलाया एनिमी के साथ, ठीक है। पूरा एकदम फिल्मी माहौल चल रहा है, देखो, समझे ना भाई मेरे। उसके बाद देखो इधर पे क्या है, थोड़ा इरेज कर लूं मैं फटाफट, आ जाओ। Where it was found that the sole purpose for which the company was formed was to evade taxes। evade taxes भाई ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं। Court will ignore the concept of separate entity and make the individuals liable to pay taxes which they would have been paid but for the formation of the company। ये टैक्स के बारे में खत्म। नेक्स्ट देखो, avoidance of welfare legislation is a common avoidance of taxation and the approach of insider in considering problems arising out of such avoidance has necessary to be same, and therefore where it was found that the sole purpose for the formation of a new company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by which the bonus to workmen, the Supreme Court upheld the piercing of the veil to look at the real transaction। देखो क्या है बेटा, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन इज अ कॉमन एंड अवॉइडेबल टैक्सेशन। देखो अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेशन इजी है भाई मेरे। क्या है कि यार एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये कंपनी है, ओके, रेड वाला इंक लेता हूं, बढ़िया लगता है आंख में। ये कंपनी है, ओके, ये कंपनी है। और समझो एक चीज भाई मेरे, ये कंपनी है। नाउ इस कंपनी में बेटा टैक्स तो देना होता होगा, टैक्स
और वर्कमैन को भी बेटा खर्चा तो लगता ही होगा उसके लिए भी, तो बेटा वर्कमैन को बेटा बोनस भी देना होता होगा, वर्कमैन को तो बोनस भी देता होगा। लेकिन कंपनी ने दिमाग लगाया, कंपनी ने बोला कि बेटा सुनो ना यार, मैंने एक नया कंपनी में इन्वेस्ट किया तो इस साल बोनस बंद, इस साल बोनस मैं नहीं देने वाला, इस साल टैक्स में भी छूट मिलने वाला है, मैंने नई कंपनी में मैंने पैसा लगाया है, ठीक है, मैंने नई कंपनी में पैसा लगाया या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन में पैसा लगाया है, लेकिन ये झूठ है, ठीक है, ये झूठ है, ये झूठ बोल के ना भाई डायरेक्टर्स लोग पैसा मार रहे हैं कंपनी का, समझ में आ रहा है, टैक्स को मार रहे हैं, वर्कमैन का जो बोनस है उसको मार रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो तब बेटा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया बेटा, पिर्सिंग, वो तो छेद कर दिया कर्टन में छेद करके देखने लग गया कि बेटा ये कौन कर रहा है, ये कौन सा डायरेक्टर कर रहा है, समझे बात। और उसके बाद देखो, where it is found that a company has abused its corporate personality for the unjust and inequitable purposes। रेड वाला दाग थोड़ा ज्यादा हो गया, एक सेकंड रुक जाओ भाई मेरे, लास्ट टॉपिक है। यहां पर बताया कि where it is found that the company has abused its corporate personality for the unjust and inequitable purposes। जब कंपनी ने ना ये पर्दे को अब्यूज किया है, पर्दे के नीचे बहुत ही कुकर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रोविजन है इन्होंने अच्छे के लिए दिया लेकिन वो मिसयूज कर रहे हैं, तब क्या होगा, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा, समझे। उसके बाद देखो लास्ट लाइन, thus in appropriate cases the courts disregards the separate corporate personality and look behind the legal person or lift the corporate veil। ठीक है, इन वजहों से, ये जो सारे वजह मैंने बताया ना, तब कॉर्पोरेट वेल उठ जाता है, समझे। तो बेटा आज के लिए इतना तक ही रहेगा भाई, बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, लेकिन यार आपके टॉपिक्स को भी खत्म तो करना ही है ना, तो बहुत ही इजी था। अगर इजी लगा ना भाई प्लीज यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ जी सर बहुत इजी था, मेरे को भी अच्छा लगता है यार, हाँ जी भाई मेरे जो भाई बंधु है, स्टूडेंट्स हैं, उनको मतलब बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर कोई भी डाउट है ना तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं हमेशा रहूंगा क्लियर करने के लिए। घर पे रहो, सुरक्षित रहो यार। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस।